स्वागत दोस्तों, आपका चैनल के सामने मोदी हम चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, यूजीसी के खिलाफ भारत बंद का पूरे देश भर के अंदर जगह जगह पर असर देखने को मिला दोस्तों। और कई जगह पर तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बजट भाषण सुन रहे थे, इसी बीच पहुंच जाते हैं यूजीसी का विरोध करने वाले सवर्ण समाज के संगठन। इसके बाद बताएंगे कैसे मंच से बीजेपी के नेता को उतरकर भागना पड़ा है दोस्तों, और कैसे कुर्सियां तोड़ी गई है। इसी के साथ में बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेत्री का हाउस अरेस्ट तक कर दिया गया दोस्तों। इस तरीके का हुआ जोरदार तरीके का बवाल, डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। और अचानक से एनसीपी पार्टी को लेकर प्रफुल्ल पटेल देने लगे हैं सफाइयां। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों, और किस तरीके से गुजराती वर्सेस मराठी का पूरा मुद्दा बन चुका है दोस्तों। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि यूजीसी को लेकर सवर्ण समाज का लगातार पूरे देश भर के अंदर चल रहा आंदोलन और बीते दिन भारत बंद बुलाए जाने से पता चल रहा है कि आने वाले चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे मजबूत कहे जाने वाले वोट बैंक को खोने जा रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बीते दिन यूजीसी के खिलाफ देश भर के अंदर आंदोलन का ऐलान किया गया था दोस्तों। सवर्ण समाज कई जगह और मैदान में उतरा हुआ था दोस्तों। ऐसे में मध्य प्रदेश के अंदर शिवपुरी जिले के अंदर रविवार को बीते दिन यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए कानून और नियमों के खिलाफ आंदोलन करते हुए यानी काला कानून बताते हुए सवर्ण समाज के आह्वान पर भारत बंद का आह्वान किया गया था दोस्तों। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के मजबूत गढ़ कहे जाते हैं, जहां पर बीजेपी को अमूमन सवर्ण समाज का समर्थन मिलता है, उन क्षेत्रों के अंदर बंद का जो असर देखने को मिला दोस्तों, तो मामला इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम के अंदर ही जोरदार तरीके का बवाल हुआ। दरअसल जिस वक्त भारत बंद का ऐलान किया गया था, उस वक्त केंद्र सरकार का बजट चल रहा था। 2026 और 27 को लेकर अंतरिम बजट पेश किया जा रहा था और लाइव प्रसारण भारतीय जनता पार्टी ने शिवपुरी के करैरा और अन्य जगह पर आयोजित किया था दोस्तों। यानी एक बड़ा सा टीवी स्क्रीन लगा दिया गया था और उसके बाद मंच पर कई सारे नेता आकर बैठे हुए थे और बजट भाषण सुन रहे थे। लेकिन बजट भाषण कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के नेता सुन रहे थे, तभी भारत बंद कर रहे सवर्ण समाज के लोग और संगठन से जुड़े हुए कई सारे लोग प्रदर्शन करते हुए मंच के ऊपर चढ़ जाते हैं दोस्तों, और नारेबाजी करनी शुरू कर देते हैं। और बीजेपी के मंच के ऊपर यूजीसी के विरोध में नारेबाजी शुरू हो जाती है। इसके बाद कुर्सियां फेंकी जाती है, तोड़े जाते हैं सामान और कुछ सामान को तो नुकसान पहुंचाया जाता है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रणवीर सिंह रावत सहित नेता मंच छोड़कर भागने को मजबूर हो जाते हैं। कार्यक्रम को रद्द कर दिया जाता है। पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए जैसे तैसे मामले को ठंडा करने की कोशिश की। मुद्दा इतना ज्यादा आगे बढ़ गया दोस्तों कि नरवर के अंदर तो हिंसा देखने को मिली। यहाँ पर बाजार बंद कराने के दौरान दुकानें, खासकर जो कुशवाहा समाज यानी ओबीसी समाज के लोगों की थी, उनको जबरदस्ती बंद कराने की कोशिश की गई। लेकिन जब प्रतिकार किया गया तो दोनों तरफ से जोरदार तरीके का विरोध शुरू हो जाता है दोस्तों। बंद का असर जिलों के कई हिस्सों के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से करैरा और शिवपुर शहर और नरवर के अंदर उग्रता देखने को मिली। ये विरोध यूजीसी के उन नियमों से जुड़ता है जिन्हें सवर्ण समाज आरक्षण इक्विटी से जुड़े प्रावधानों के खिलाफ मान रहा था। कुल मिलाकर दोस्तों, यूजीसी को लेकर सवर्ण समाज के लोग बीजेपी को आईना दिखाने में लगे पड़े हैं, तो दूसरी ओर ओबीसी समाज के लोग बंद का विरोध करते हुए मैदान में उतरे थे। इससे एक बात साबित हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी वालों के ऊपर ही सवर्ण समाज के संगठन की चल रही है दोस्तों। बाकी दूसरे समुदाय के लोग तो बिल्कुल भी बंद का समर्थन करते हुए नजर नहीं आए। तो इससे पता चल रहा है कि बीजेपी के खिलाफ सवर्ण समाज धीरे धीरे करके एकजुट होता जा रहा है, जबकि दूसरा समाज इस पूरे मामले पर सवर्ण समाज के विरोध के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखकर समझ गया है कि जब बीजेपी वाले भारतीय जनता पार्टी को आंख बंद करके वोट देने वाले सवर्ण समाज के नहीं हुए, तो फिर आम दूसरे समाज के लोगों का क्या होंगे। और इसीलिए ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोगों को भी बीजेपी के इस कांड से एक बड़ा मैसेज गया है कि भारतीय जनता पार्टी वाले किसी के भी सगे नहीं है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर यूजीसी के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट जारी है दोस्तों। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता हाउस अरेस्ट हो गए। एक मामला ऐसा ही सामने आया जहां पर बीजेपी के लोग और यूजीसी को लेकर जारी बवाल दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दोस्तों। यानी एक और बंद बुलाया गया तो बीजेपी के मंच पर जाकर तोड़फोड़ की गई। दूसरी ओर यूजीसी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट करने की तैयारी चल रही थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी की ही महिला नेत्री को हाउस अरेस्ट कर दिया गया दोस्तों। डॉक्टर उदिता त्यागी बीजेपी महिला मोर्चा में पश्चिम उत्तर प्रदेश की मंत्री है। यति नरसिंहानंद के साथ में उदिता को यूजीसी के खिलाफ प्रोटेस्ट के मामले पर गाजियाबाद की पुलिस ने बीते रात हाउस अरेस्ट कर डाला दोस्तों। और ये लगातार बीजेपी के नेताओं के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। यानी यूजीसी को लेकर सवर्ण समाज के लोग मैदान में उतरे हुए हैं और बीजेपी के लोग सवर्ण समाज के लोगों के खिलाफ उनके आंदोलन को रोकने के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन ले रही है। तो सवर्ण समाज और बीजेपी के बीच का संघर्ष लगातार सड़कों पर देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के महिला नेत्री तक को हाउस अरेस्ट करना पड़ रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
प्रफुल्ल पटेल है, एनसीपी के वरिष्ठ नेता दोस्तों, उनको लेकर महाराष्ट्र के अंदर एक खबर फैली थी कि प्रफुल्ल पटेल ने अजित पवार की मौत के बाद पूरी तरीके से एनसीपी एपी पार्टी यानी अजित पवार की पार्टी को कंट्रोल कर लिया है। और क्योंकि प्रफुल्ल पटेल गुजराती मूल के व्यक्ति हैं, गुजरात के व्यक्ति हैं, तो राज्य की पार्टियों ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहना शुरू कर दिया है कि महाराष्ट्र की एक स्थानीय पार्टी एनसीपी पार्टी के ऊपर एक गुजराती का कब्जा होने जा रहा है, यानी प्रफुल्ल पटेल कब्जा करके एनसीपी अजित पवार पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। और इससे एनसीपी के कार्यकर्ताओं में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। यहां तक कि राज ठाकरे ने भी कहा कि एनसीपी का कोई भी नेता चलेगा, लेकिन प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी का नेता नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो गुजराती व्यक्ति है और भारतीय जनता पार्टी के साथ में सांठगांठ चल रही है और एनसीपी पार्टी को कमजोर करके बीजेपी में विलय कराने की ये कोशिश करेंगे प्रफुल्ल पटेल। इनका बीजेपी के लोगों के साथ में अंदर खाने सांठगांठ है दोस्तों। ऐसे में सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री के पोस्ट पर शपथ लेने और इस बीच में शरद पवार का यह बयान देना कि उनके परिवार को अंधेरे में रखा गया, उसके बाद अब एनसीपी एपी यानी अजित पवार की पार्टी में काफी अंदेशा देखने को मिल रहा है दोस्तों। पार्टी में गुस्सा इस बात को लेकर है कि सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री तो बनाया गया, लेकिन उनसे सबसे हाई प्रोफाइल मिनिस्ट्री में से एक वित्त मंत्रालय छीन लिया गया। और प्रफुल्ल पटेल पर लोगों को शक है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ मिलकर इन्होंने एनसीपी को कमजोर किया है। एनसीपी को जो पहले वित्त मंत्रालय मिला था वो एनसीपी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी को चला गया है दोस्तों, यानी एक और मंत्रालय हाई प्रोफाइल मंत्रालय बीजेपी के पास पहुंच गया। बीजेपी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वित्त मंत्रालय खुद अपने पास रख लिया है। तो ऐसे में एनसीपी को अब कोई बड़ा मंत्रालय नहीं मिला हुआ है, तो पार्टी के लोगों में यह भी एक नाराजगी का बड़ा कारण है दोस्तों। शरद पवार ने जो बयान दिया था कि पार्टी को अंधेरे में रखकर सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया और वित्त मंत्रालय नहीं दिया गया, तो इसका सीधा मतलब यह है कि कुछ लोग एनसीपी के अंदर हैं जो बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर अमित शाह के इशारे पर एनसीपी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि प्रफुल्ल पटेल अब जो सफाइयां दे रहे हैं कि मीडिया में रिपोर्ट जो छप रही है कि मैं एनसीपी पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट बन गया हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया हूं, यह पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने कहा कि एनसीपी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही सब कुछ आगे किया जाता है, ऐसे ही नहीं किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता। कुल मिलाकर दोस्तों उनको आकर सफाई देनी पड़ी है। इसका सीधा मतलब यह है कि प्रफुल्ल पटेल को पता चल रहा है कि पार्टी के अंदर अंदर खाने से आवाजें उठ रही है कि अब प्रफुल्ल पटेल को पोस्ट से हटाया जाए। इनके कारण ही एनसीपी पार्टी के पास एक बड़ा हाई प्रोफाइल जो मंत्रालय था वो छिन गया है। अगर आप भी मानते हैं कि एनसीपी एपी पार्टी यानी अजित पवार की पार्टी धीरे धीरे करके टूटकर शरद पवार के साथ में आ जाएगी, तो अपनी राय जरूर लिखा बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उत्तराखंड के कोट द्वार के अंदर कपड़ों की दुकान का बाबा नाम होने पर आपत्ति दर्ज कराकर हुड़दंग मचाने और गुंडागर्दी करने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का विरोध करने वाले युवक दीपक का समर्थन किया है दोस्तों। राहुल गांधी ने दीपक का समर्थन करते हुए कहा कि उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो है। दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, उस संविधान के लिए जिसे बीजेपी और संघ परिवार रोज रौंदने की साजिश कर रहे हैं। वे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का जीवित प्रतीक है और ये बात सत्ता को सबसे ज्यादा चुभती है। इसके बाद राहुल गांधी आगे कहते हैं कि संघ परिवार जानबूझकर देश के अंदर आर्थिक और सामाजिक जहर घोल रहा है ताकि भारत बटा रहे और कुछ लोग डर के सहारे राज करते रहे। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार खुलेआम उन असामाजिक तत्वों के साथ खड़ी है जो आम नागरिकों को डराने और परेशान करने में लगी हुई है। नफरत, डर और अराजकता के माहौल में कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। शांति के बिना विकास सिर्फ एक जुमला है और हमें दीपकों की जरूरत है, यानी हमें दीपक की जरूरत है जो झुके नहीं, जो डरे नहीं, जो पूरी ताकत से संविधान के साथ में खड़े रहे। हम तुम्हारे साथ हैं भाई, डरो मत, तुम बब्बर शेर हो। राहुल गांधी की ओर से दीपक को ये बातें कही गई है दोस्तों। दीपक रावत वही व्यक्ति हैं जो बजरंग दल के हुड़दंग का सामना करते हुए मुस्लिम समाज के प्रति बजरंग दल के द्वारा फैलाए जा रहे गुंडागर्दी और बवाल को रोकते हुए उन्होंने सामने से टक्कर दिया और इंसानियत के साथ में खड़े रहे दोस्तों। इसके बाद दीपक रावत को परेशान करने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता झुंड बनाकर पुलिस वालों के साथ में दीपक के जिम के पास पहुंचे थे, लेकिन इसके बावजूद दीपक डरे नहीं दोस्तों और वो लगातार इस बात को लेकर डटे हुए हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए इंसानियत से बड़ा कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति की जान बचाना, एक व्यक्ति के खिलाफ किसी भी शोषण का विरोध करना, यानी मुस्लिम समाज के व्यक्ति को केवल इसलिए परेशान किया जाता कि उनके दुकान का नाम बाबा टेलर था दोस्तों और ऊपर में जबकि मुस्लिम समाज के व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, यानी जिनका दुकान है उनका नाम लिखा हुआ है। इसके बावजूद बजरंग दल वालों को दिक्कतें थी, यानी परेशानी करने के, परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढे जा रहे थे और इसी का विरोध दीपक रावत ने किया। तो अब दीपक रावत को भी धमकियां दी जा रही है, लेकिन राहुल गांधी पूरी तरीके से उनके साथ में खड़े हैं। उत्तराखंड के दीपक को राहुल गांधी ने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं भाई, डरो मत, तुम बब्बर शेर हो। और राहुल गांधी के इस बयान के बाद अब प्रशासन के लोगों को पूरे मामले पर, खासकर दीपक को डराने वाले लोगों के खिलाफ जो दीपक के खिलाफ उल्टा बयान दे रहे हैं, धमका रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, वरना मामला और आगे बढ़ सकता है। और राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर बयान देकर कहीं ना कहीं दीपक वाले मामले को लाइमलाइट में ला दिया है दोस्तों, जिसके बाद प्रशासन को दीपक की सुरक्षा सुनिश्चित
करनी पड़ेगी, क्योंकि बजरंग दल के तथाकथित कार्यकर्ता जो गुंडागर्दी करने के लिए आए हुए थे और खुलेआम धमकियां दे रहे थे, देख लेने की बातें कर रहे थे, तो ऐसे में अब उत्तराखंड की पुलिस को दीपक को सुरक्षा देनी पड़ेगी। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएंगे दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि उत्तराखंड की सरकार को और पुलिस को दीपक की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ जब सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी वीबीजी रामजी रखा, तो विपक्ष को लगा कि उन्हें बैठे बैठे इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का मौका मिला है और कई जगह पर कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रोग्राम लॉन्च किया गया दोस्तों, जिसमें जनता ने जोरदार तरीके का समर्थन भी किया। ऐसे में सरकार ने बजट में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना लॉन्च करके पूरे मामले पर दबाव की राजनीति को कहीं ना कहीं थोड़ा ठंडा करने की कोशिश की गई है। यानी कांग्रेस पार्टी ने जो मनरेगा योजना का नाम बदलने पर महात्मा गांधी के खिलाफ बीजेपी सरकार की मानसिकता को सबके सामने उजागर किया था, उसके बाद अब बीजेपी वाले बैलेंस करने के लिए ये नई तरीके की योजना लेकर आए हैं, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना, और सरकार ने मनरेगा योजना के नाम को बदलने को जस्टिफाई करने की भी कोशिश की है। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और पार्टी के संगठन के सभी लोगों के द्वारा जो मोर्चा खोला गया था, उसी का ये असर हो रहा है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर से महात्मा गांधी के नाम पर योजनाएं लानी पड़ रही है। अगर आप भी मानते हैं कि ये सारा दबाव का खेल है और महात्मा गांधी को सम्मान दिए बिना भारत में कोई भी पॉलिसी लागू नहीं की जा सकती, अगर आप भी मानते हैं कि भारत की जो आत्मा है वो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस और शहीद भगत सिंह के साथ साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद है दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका दायर की दोस्तों। उन्होंने चुनाव आयोग पर राजनीतिक पक्षपात और तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया में प्रवासी मजदूरों और आईटी सिस्टम की खामियों को उजागर करते हुए याचिका दाखिल की है दोस्तों। पश्चिम बंगाल की सरकार ये बोल रही है कि चुनाव आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार ने जो एसआईआर लागू करने के लिए योजनाएं लागू की है पश्चिम बंगाल के अंदर, यानी जिस तरीके से एसआईआर लागू की जा रही है वो पूरी तरीके से राजनीतिक पक्षपात पूर्ण रवैये के तहत हो रही है, तानाशाही रवैया भी अपनाया जा रहा है। इस पूरे मामले पर अब सुनवाई होने वाली है दोस्तों, देखते हैं सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह मामला पहुंच चुका है। ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार को ही सीधा टारगेट करते हुए याचिका दाखिल की है। देखते हैं कोर्ट की ओर से क्या कोई आदेश आता है या नहीं आता दोस्तों। साथ साथ कई सारे गोदी मीडिया के पत्रकार है जो बजट को लेकर उछल कूद मचा रहे थे और दावा कर रहे थे कि बजट बहुत बेहतरीन आया है। ऐसे में रूबिका लियाकत को इस पूरे मामले पर तब तगड़ा झटका लगा दोस्तों जब रूबिका लियाकत ने जनता से पूछा, आम जनता से पूछा कि आपको बजट कैसा लगा, 2026 का बजट कैसा लगा, तो 76% लोगों ने कहा कि बहुत बुरा बजट आया था वर्ष 2026 का ये बजट। रूबिका लियाकत ने जो जवाब दिया उसमें 76% बुरा बता रहे हैं, 8% अच्छा बता रहे हैं और ओके ओके बताने वाले लोगों की संख्या लगभग 8% के आसपास है दोस्तों। और कई हजार लोगों के रिस्पांस के बाद ये जानकारी मिली है, तो इससे पता चल रहा है कि जो अपने आप को पत्रकार बताते हैं, जो तथाकथित पत्रकार है दोस्तों, उनकी स्थिति यह है कि उनके बजट को पूरी तरीके से जनता फेल बता रही है, बुरा बता रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर एसआईआर में फॉर्म 7 के माध्यम से जो भी कोई और किसी और का नाम वोटर लिस्ट से कटवाने का गैर कानूनी अपराध करेगा उसके खिलाफ एफआईआर लिखवाएंगे समाजवादी पार्टी के लोग। अखिलेश यादव ने कहा कि ये लोगों की पहचान जाति, सब्सिडी, काम, दुकान, कारोबार, नौकरी, संविदा, खेत, जमीन हड़पने का षड्यंत्र भी हो सकता है, इसलिए हर मतदाता को चौकन्ना होकर अपने वोटों की जांच पड़ताल करनी चाहिए। समस्त पीडीए प्रहरी जुट जाइए और एफआईआर लिखवाइए और कानूनी मदद के लिए पार्टी कार्यालय से संपर्क करिए। वोटरों के नाम काटने में शामिल कोई भी गुनाहगार बचना नहीं चाहिए, चाहे वो सत्ताधारी दल का बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो या फिर कोई पदाधिकारी हो, पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो या कोई भी अधिकारी हो। भाजपा और उसकी संगी साथियों का भंडाफोड़ करने में जुट जाए और पीडीए प्रहरी का कर्तव्य और मुस्तैदी से निभाए। अखिलेश यादव के इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आदेश दिया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि अगर किसी व्यक्ति का नाम बीजेपी के लोग फॉर्म 7 का इस्तेमाल करके कटवाने की कोशिश करे तो फिर उसका पुरजोर तरीके से विरोध होना चाहिए, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर मेरा नाम मोहम्मद दीपक मुस्लिम बुजुर्ग को बचाने वाले शख्स को सता रहा है, जान का खतरा प्रशासन को लेकर उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं दोस्तों। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के कोटद्वार के अंदर दुकान का नाम बाबा रखने को लेकर शुरू हुआ विवाद बीते कई दिनों से लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में पुलिस प्रशासन के लोग जब मौके पर पहुंचे तो देहरादून से आए कई सारे हिंदुवादी संगठन के लोग
बवाल मचाने लगे थे दोस्तों। इसके बाद अब दीपक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देहरादून से बजरंग दल के करीब 150 कार्यकर्ता कोट द्वार पहुंचे और सीधे उनके जिम पर आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामा शुरू कर दिया गया। उनका कहना है कि इस दौरान उनके साथ गाली गलौज की गई, उनके परिवार को अपशब्द कहे गए। प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया दोस्तों। ऐसा लग रहा था कि प्रशासन के हाथ बांध दिए गए हैं। दीपक प्रशासन से काफी नाखुश है दोस्तों। उन्होंने कहा कि मुझे तो वहां से हटा दिया गया, लेकिन वे लोग 4-5 घंटे तक लगातार हंगामा करते रहे। उनके मुताबिक प्रदर्शनकारियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि स्थानीय लोग उनके समर्थन में खुलकर सामने नहीं आ सके। दीपक ने दावा किया कि बजरंग दल के लोग मारपीट के लिए गाड़ियों में हथियार लेकर पहुंचे थे। उनका कहना है कि संभावित टकराव को लेकर पहले ही पुलिस को आगाह कर दिया गया था, लेकिन बजरंग दल के कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पर इस संबंध में संदेश डाला और कोटद्वार की पुलिस को यह संदेश भेजा गया है, यानी दीपक को धमकियां दी जा रही है। अलग अलग तरीके से धमकियां देते हुए कहा जा रहा है कि हम बाद में तुमसे निपट लेंगे। ऐसे में दोस्तों पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग की जा रही है, लेकिन सवाल घूम फिर कर यही है कि एक व्यक्ति जो हिंदू मुस्लिम एकता का साथ देने के लिए वहां पर खड़ा था दोस्तों, और हर वक्त दीपक की जिंदगी खतरे में है दोस्तों, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि किस तरीके का संगठन और किस तरीके के लोग इसमें शामिल रहते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि प्रशासन के लोगों का यह काम है कि वो दीपक को सुरक्षित महसूस करवाए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026 और 27 का बजट भाषण न सिर्फ लंबा दिया, बल्कि अलग अलग सेक्टरों को लेकर कई तरीके की घोषणाएं की गई है दोस्तों। अर्थव्यवस्था के लिए एक साफ सुथरा बड़ा विजन कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आया और दर्जनों योजनाएं पुरानी वाली वापस से रिपीट की गई और वे सारी योजनाएं बताई गई जो बीजेपी सरकार में केवल नाम मात्र के लिए योजना थी, आज तक धरातल पर सही से उतरी नहीं है दोस्तों। केंद्र सरकार का जोर पूंजीगत व्यय यानी सरकारी खर्चे पर था। 2026-27 के लिए 12,20,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं, जो कि पिछले साल के 11,20,000 करोड़ से लगभग 1 लाख करोड़ ज्यादा है दोस्तों। बजट की निर्मल कहानी में मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज हावी हो गई है। कई पहलों में तो 10,000 करोड़ का बायो फार्मा शक्ति प्रोग्राम से लेकर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत सेमीकंडक्टर की महत्वाकांक्षा का विस्तार, 40,000 करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट स्कीम, कई सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव शामिल है। इसमें रेयर अर्थ कॉरिडोर से लेकर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग तक का जिक्र किया गया है। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बजट में जो बड़े बड़े वादे हर बार किए जाते हैं उसी तरीके के लोक लुभावने वादे थे और धरातल पर कोई भी योजना उतरती नहीं है, ये सबसे शर्मनाक स्थिति है। पिछली बार आप लोगों को याद होगा कि इंटर्नशिप योजना के नाम पर यानी प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के नाम पर दावा किया गया था कि 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को नौकरियां दी जाएंगी, उनको इंटर्नशिप दिया जाएगा और इंटर्नशिप के दौरान कुछ पैसे भी दिए जाएंगे। सरकार अनुदान देगी कंपनियों को और कंपनी उस पैसे का इस्तेमाल करके बच्चों को कुछ सिखाएंगे भी, शिक्षा भी देंगे और इंटर्नशिप के लिए कुछ पैसा भी देंगे, यानी स्किल भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। योजना तो अच्छी थी दोस्तों, लेकिन धरातल पर उतारना तो दूर की बात, 20-30% पैसा केवल खर्च किया गया है और इंटर्नशिप योजना पूरी तरीके से फेल हो गई है। यानी जब इंटर्नशिप योजना का यह हाल है तो सोचिए कि आम जो योजनाएं देश के अंदर लागू की जाती है उसका क्या ही हाल होगा दोस्तों। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी सरकार पिछले 12 साल से सरकार में है दोस्तों और योजना तो अब धरातल पर कोई लागू हो ही नहीं पा रही, यानी पूरी तरीके से प्रशासन पंगु हो चुका है। एक टाइम में नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ योजनाओं को धरातल पर उतार दिया था, चाहे डीबीटी वाली योजना हो या फिर लोगों के बैंक अकाउंट खोलने वाली योजना हो। इन सारी योजनाओं के कारण बीजेपी को 2 बार जनता ने जितवा भी दिया, लेकिन अब स्थिति ऐसी बन गई है कि भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक योजनाओं को लागू नहीं कर पा रही। अगर आप भी मानते हैं कि बजट के अंदर जो थोड़ी बहुत योजनाओं की घोषणा की गई है वो भी केवल बोगस है और उसका भी कुछ खास असर पड़ेगा नहीं, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने रविवार को उन खबरों को निराधार बताया है जिनमें उन्होंने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की बात खबर कही थी दोस्तों। प्रफुल्ल पटेल ने सफाई देते हुए कहा कि मुझे एनसीपी का अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया और इस संबंध में खबरें निराधार है। पटेल का यह बयान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा की गई टिप्पणी के बाद आया है दोस्तों। आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक संस्थान है, वो बयान दे रहे हैं और बीजेपी के नेता पीयूष गोयल ने एक ट्वीट करते हुए कहा था कि एक वरिष्ठ पत्रकार ने मुझे जानकारी गलत दी थी कि श्री प्रफुल्ल पटेल को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है। जानकारी की पुष्टि किए बिना मैंने मीडिया में कुछ बयान दिया था, किंतु अब पता चल गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी प्रफुल्ल पटेल को भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि उनको भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करने के लिए यानी एनसीपी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए और बीजेपी के नेता के मुंह पर यह जो बात आ गई है दोस्तों। और प्रफुल्ल पटेल पहले से ही महाराष्ट्र के नेताओं के टारगेट पर है, उनको गुजराती नेता के तौर पर माना जाता है और नरेंद्र मोदी अमित शाह के करीबी है। एनसीपी पार्टी पर कब्जा करवाना चाहते हैं और उसके बाद अब जो पीयूष
पीयूष गोयल का बयान आया है तो कहीं ना कुछ तो इशारा मिल रहा है कि सब मिलकर एनसीपी पार्टी को खत्म करने पर लगे पड़े हैं दोस्तों, और अब सफाइयां आनी शुरू हो गई है। तो आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा। साथ साथ कोलकाता के अंदर रेस्टोरेंट में मटन की जगह बीफ परोसे जाने को लेकर दावा करते हुए यूट्यूबर ने वीडियो बनाकर बंगाल में जबरदस्ती लोगों को बीफ खिलाया जा रहा है इस तरीके का दावा कर दिया, और भारतीय जनता पार्टी को चुनावी टाइम में इस मौके पर राजनीति करने का मुद्दा मिल गया दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी अब कहने लगी कि बंगाल के अंदर हिंदुओं को जबरन बीफ खिलाया जा रहा है, यानी रेस्टोरेंट के अंदर गलती से मटन की जगह बीफ परोस दिया गया था। बाद में यूट्यूबर को पता भी चल गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जबरदस्ती खिलाना तो नहीं हुआ, मिस्टेक से आ गया होगा। तो उसके बाद पता भी चल गया यूट्यूबर को और उसने विरोध किया, तो बाद में उसे बदल भी दिया गया। तो फिर बीजेपी के लोग ये क्यों कह रहे हैं कि जबरदस्ती खिलाया जा रहा है? अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि मिस्टेक और जबरदस्ती में जमीन आसमान का अंतर होता है। जबरदस्ती वो होता है जो बजरंग दल के गुंडागर्दी करने वाले कार्यकर्ता उत्तराखंड के कोट द्वार में एक मुस्लिम दुकानदार के पास गए थे और उनसे बोल रहे थे कि आप अपने दुकान का नाम बदलो, यानी बाबा नाम मत लिखो, कुछ और नाम लिखो। उसे गुंडागर्दी कहा जाता है। किसी के जीवन में, किसी के बिजनेस में घुसना उसको बोला जाता है, और ये जबरदस्ती है, ना कि गलती से कुछ परोस देना और बाद में उसे वापस चेंज कर देना। यानी ममता सरकार को बदनाम करने के लिए बीजेपी की ओर से आलोचनात्मक बयान के साथ साथ अब ये उलझुल दावे भी शुरू हो चुके हैं दोस्तों। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम पर जोर देते हुए कि ममता सरकार घुसपैठियों को खुश करने के लिए वंदे मातरम पर रोक लगाती है। ममता सरकार चाहती है कि वंदे मातरम पश्चिम बंगाल के अंदर ना गाया जाए। तृणमूल कांग्रेस पूरी तरीके से बांग्लादेशियों के लिए काम करती है, बंगाल से इनका कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद उन्होंने मोमोज से जुड़ा हुआ फैक्ट्री का एक कांड था दोस्तों, जिसमें कई सारे लोगों की जान चली गई। उस मुद्दे को उठाते हुए ममता सरकार को घेरा है और दावा किया है कि तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा हुआ ये व्यक्ति है और भ्रष्टाचार का ये सीधा मामला है, जिस पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि अमित शाह के द्वारा जिस तरीके से बार बार हर दिन कोई ना कोई रैली पश्चिम बंगाल में की जा रही है, इससे पता चलता है कि बीजेपी के लोग बंगाल में